Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group Institution. बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बात करेंगे। जे एडवांस का हमारा ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो डिस्कस किया गया वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक्चुअली आपको बहुत सारा यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको मैग्नेट यूज करके बोला गया है किस तरीके से। जैसे हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन कॉम्ब का किया था, तो कॉम्ब वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर बात करी थी। यहाँ पे मैग्नेट लगाया गया है नॉर्थ एंड साउथ पोल के साथ। तो फिर यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं हम मैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, लाइक पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो सिंपल सा है। इन एन एक्सपेरिमेंट स्मॉल एम ग्राम ऑफ ए कंपाउंड एक्स, हमारे पास एक कंपाउंड एक्स है। इट मे बी इन गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। उसका मास कितना बच्चों है? स्मॉल एम ग्राम है। टेकन इन ए कंटेनर इज लोडेड विद ए बैलेंस एज सोन इन फिगर फर्स्ट। यस, बिल्कुल सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड द पेन विद एक्स इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवार्ड, ये फिगर सेकेंड की बात करी जा रही है, ये फिगर सेकेंड। फिगर थर्ड में है और डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड फिगर थर्ड में, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड एक्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब पहला जो आपको दे रखा है, जो यहाँ पे आपको सिचुएशन दे रखी है, इस सिचुएशन के अंदर क्या है, आपको बैलेंस दे रखा है। मतलब ये हमारा जो एक जो आपका यहाँ पे तराजू दे रखी है, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना। बैलेंस आपको दे रखा है, ये एक्चुअली में आपका बैलेंस्ड है। और लिखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपके यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। सेकंड में क्या है आपका, जब मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कराया तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया बच्चों, डिफ्लेक्शन, मतलब अपर साइड में ये मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो तो बच्चों इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका डाउनवर्ड सेक्शन, आपका यहाँ पे डाउनवर्ड आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दोनों जगह सेकंड थर्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, यहाँ पे एब्सेंस है। अब ये सबको तो समझ में आ गया है, बट अभी क्वेश्चन को निकालना क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। ऊपर तो सबको समझ है भाई, कुछ एक्स है, कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कहीं पर अट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पे सब कुछ बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ से आपको समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। लिखा है इफ एक्स इज, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इफ एक्स इज वाटर डिफ्लेक्शन ऑफ पेन इज अपवार्ड, क्या सही है। वही वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो आप जरा बताओ मुझे, मैंने मैग्नेट यूज करी है, तो मैं यहाँ पे पैरा एंड डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करूंगा। बताओ भाई, अगर आपका पैरा मैग्नेटिक है इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलेगा, और डाया है तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो यहाँ जरा चेक करो कि ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सब कुछ पेयर्ड है, इधर भी लोन पेयर्स भी हमारे पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है, तो इट इज डाया मैग्नेटिक। जब ये डाया है तो क्या यहाँ पे आपका अपवार्ड मूवमेंट होगा, डिफ्लेक्शन अपवार्ड अपवार्ड होगा, ऐसा लिखा है। बिल्कुल, डाया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इफ एक्स इज के फॉर एफिशिएंट 6 सॉलिड डिफ्लेक्शन ऑफ पेन, बहुत बार डिस्कस किया मैंने के फॉर एफिशिएंट 6 के बारे में। आप यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, और निकालने के बाद आप यहाँ पे इसकी पैरा और डाया प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। तो ये इसमें क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस में क्या है कि डिफ्लेक्शन आपका अपवार्ड होगा। तो मतलब ये मॉलिक्यूल्स आपको जब निकालोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, और इसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे, तो ये भी बच्चों कैसा आता है, डाया मैग्नेटिक आता है। तो यहाँ भी मूवमेंट बेटा किधर होगा, अपवार्ड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एक्स इज O2, अगर O2 है तो डिफ्लेक्शन ऑफ पेन है डाउनवर्ड। तो जब आप O2 का बनाते हो स्ट्रक्चर तो ऐसे मिलता है, देखो ध्यान से, डबल यहाँ पे लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन पेयर एंड लॉन पेयर, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होल्ड करता है ऑक्सीजन, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो फिर यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो अपवार्ड जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में लिखा है कि आपका डाउनवर्ड, तो ये आपका ऑप्शन गलत होना चाहिए। नहीं, ये जो थ्योरी आती है कि इट इज़ ए डायामैग्नेटिक, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन जब एमओटी की तरफ हम लोग चलते हैं, मैंने डिस्कस किया है क्लासरूम के अंदर आपको कि एमओटी की जब बात करते हैं, तो एमओटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो O2 है वो बच्चों हो जाता है आपका पैरामैग्नेटिक। तो दैट्स वाई अब एमओटी की बेटा हायर प्रायोरिटी में आता है एज कम्पेयर टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपका डिफाइन होगा। अगर पैरामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा मूवमेंट, बिल्कुल सही। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। डी पे चलते हैं। इफ एक्स इज बेंजीन, अगर आपका ये बेंजीन है तो बताओ बच्चों
रिफ्लेक्शन ऑफ पेन इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, यहाँ तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड होते हैं, मतलब ये आपका जो मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगा, मतलब डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा A, B, C। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना था। O2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वाटर मॉलिक्यूल सिंपल है। एक आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ले लिया गया है ना, K4FeCN6। बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं, तो आपका बेलोन कंपाउंड है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे आपका मोर देन वन ग्राफ भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एक भी करेक्ट हो सकता है। इसमें दे रखा है आपको हिंट कि P0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P। P आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दे दिया है P0, ठीक। NaOH के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे ये ध्यान दो आप कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें से ये जो ब्रोमीन है वो सोडियम के साथ बाहर जा रहा है और OH ने यहाँ पे अटैक कराया है। तो इसमें लॉजिक क्या है वो आप समझो ध्यान से, कि अगर यहाँ से ब्रोमीन बाहर गया होगा तो ये स्पीसीज कन्वर्ट किस में हुई होगी बच्चों, लाइक दिस CH3 CH3 एंड CH3। आपको थर्ड डिग्री आपको मतलब टर्सरी आपको कार्बोकटाइन मिला है, मतलब आपको थर्ड डिग्री कटाइन मिला है। और इसकी जो स्टेबिलिटी है ये ऑब्वियसली बच्चों मैक्सिमम है। और आपको पता है कि जब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की और SN2 रिएक्शन की, SNAE रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे आपके जो SN1 है उसके लिए जो ऑर्डर की बात करते हैं एक्टिविटी ऑर्डर की, तो बच्चों आपका क्या होता है थर्ड डिग्री, देन सेकेंड डिग्री, देन 1 डिग्री। एंड फॉर SN2 की बात करते हैं तो 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, ठीक है। बाकी एरोमेटिक वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कुछ है नहीं तो उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसमें इंटरमीडिएट आपका थर्ड डिग्री फॉर्म होगा, फिर वहाँ से NaBr का फॉर्मेशन, OH आपका अटैक करेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से बन गया है। ये तो आपको समझ में आ गया है। लेकिन ये जो एशन रिएक्शन हो रहा है, ये एशन रिएक्शन एक्चुअली में बेटा फर्स्ट डिग्री केमिकल काइनेटिक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स जब डिस्कस किया था चैप्टर, तो वहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस आपको डिस्कस करी हैं, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस की भी रिएक्शंस कुछ कराई हैं। तो वहाँ पे आपको डिस्कस किया है कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ केमिकल काइनेटिक्स को लिंक कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो पहले तो आपको इस रिएक्शन के केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। फिर उसके बाद आप ग्राफ को निकाल सकते हो, क्यों कि जब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि ये जो गिवन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसकी फिर उसके बाद आप किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को निकाल पाओगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर रेट की क्वेश्चन आके भी आप देख सकते हो, तो यह फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है। अब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी आपके लॉजिक्स हैं या जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेज को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ग्राफ को कंपेयर करा सकते हो। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन तो अब यही बनने वाला है कि हमारे सामने जो ग्राफ हैं उसको मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने ग्राफ है, तो इन चारों ग्राफ में से कौन कौन से ग्राफ सही हो सकते हैं, कौन से गलत हो सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है, तो जरा मैं इक्वेशन को बात कर लेता हूँ। तो C इज इक्वल टू C0 e⁻k इंटू टी, ठीक है। इसमें जब हम रेट को डिफाइन कर लेते हैं तो ऐसे भी रेट इज इक्वल टू -dc डिवाइड बाई dt, ठीक है। तो R इज इक्वल टू लिख सकते हैं C0 देन K e⁻k इंटू टी, ठीक। और इसमें जब हम Q को लेके बात करेंगे, जो प्योर Q था, तो Q आपका कितना C0, मतलब Q आपका कितना C0 e⁻k इंटू टी, मतलब कितना बचा हुआ है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये सब की सब फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे Q डिवाइड बाई इट इज P0, इसके बारे में। तो ये रेशियो आपका आता है 1 e⁻k इंटू टी। तो ये हमारे सामने मैंने लिखे हैं फोर्थ आपको यहाँ पे इसके फार्मूले बेसिक, उन्हें क्योंकि आपको देखो बेसिक क्या है, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा इसके फॉर्मूले इस तरीके से यूज कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने किया होगा, मैं हमेशा बता के रखा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको फॉलो कराने हैं। अभी एक मैं बताऊँ आपको, जो फर्स्ट है उसमें हाफ लाइफ बोला गया है P0। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या T½ डिपेंड करती है फर्स्ट ऑर्डर में? नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। बिकॉज देखो ये जरा आपका स्टेट
पहला ए ग्राफ आपका सही है। अच्छा, बी ग्राफ के बारे में बात करते हो, बी में देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आपका ये इनिशियल रेट दे रखा है, पी नॉट दे रखा है, तो ये तो आपका अभी डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी के बारे में बात करते हैं तो सी में आपका ये जो क्यू डिवाइड बाई पी नॉट जो मैंने यहाँ पे लिखी क्वेश्चन वो आपकी ये आ रही है 1 माइनस ए की पावर माइनस के इंटू टी। तो ये ग्राफ इंक्रीज ऐसे नहीं करेगा, माइनस के इंटू टी है ना, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ऐसे ये ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया आपका सी भी। डी की बात करोगे तो देखो डी में आपको जो ग्राफ दे रखा है, ध्यान दो, वो ग्राफ आपका ये जा रहा है ln p डिवाइड बाई पी नॉट। आप इस लास्ट इक्वेशन का आप यहाँ पे लॉग लो, नेचुरल लॉग लो, तो p डिवाइड बाई पी नॉट और नीचे लगा आपका टाइम। तो क्या आपका ये जीरो ऑरिजिन से मूव करेगा? क्या ऑरिजिन से मूव नहीं, ये आपका कुछ यहाँ से मूव करेगा, इस डायरेक्शन से, ये इस तरीके से जाएगा। तो ये भी ग्राफ कैसा हो गया आपका? इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 9, which among the following statement is are true for the extraction of aluminium from bauxite? ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा मेटलर्जी वाला पार्ट है और उसके रिस्पेक्ट में कुछ रिएक्शंस आपकी बात करी गई हैं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली में आपका जो एल्यूमिनियम है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से मैं पढ़ाता हूँ, आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही जनरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखो। तो पहले इसमें ऑप्शन दे रखा है, आपको चूज करना है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है व्हेन हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेटेड व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। तो देखो बच्चों क्या रिएक्शन होगी, मतलब ये आपका रिएक्शन देख पाओगे तो NaElOH4 है ना, यहाँ से आपका CO2, तो ये आपका बनेगा Al2O3 डॉट XH2O, दिस इज अ सॉलिड। ठीक है, ये आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी सोडियम एल्यूमिनेट के साथ CO2 की। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब है हाइड्रेटेड Al2O3 PPT प्रेसिपिटेट में आपको मिलेगा, बिल्कुल सी सॉलिड आपका PPT में मिल रहा है, करेक्ट आंसर है। व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, बिल्कुल से ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये NCERT का ही रिएक्शन है डायरेक्ट आपका, ठीक है, ये क्लासरूम के अंदर डिस्कस किया है मैंने। इसके बाद एडिशन ऑफ Na3AlF6 लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। तो Na3AlF6 ये क्रायोलाइट है, इसमें आप देखते हो तो ये क्रायोलाइट और लेता है आपका CaF2। इन दोनों का बेसिक काम क्या होता है क्रायोलाइट का, कि बेटा कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देना, ठीक है, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन मतलब डिक्रीज करना, इसका ये काम होता है रिएक्शन के अंदर। तो इसमें लिखा है कि आपके रिएक्शन के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, एल्यूमिना को लोअर डाउन कर रहा है, तो आपका भी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। प्रॉपर्टीज बेस है, CO2 इज इन्वॉल्व एट ए एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो मतलब कार्बन का ही इलेक्ट्रोड बनता है, आप देखो कार्बन का ही एनोड आपको दिखाई देगा, तो ये बच्चों कंज्यूम हो जाएगा, तो कार्बन बेटा ये आपका CO2 में दिखेगा, तो बिल्कुल सही कि एनोड पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में CO2 इवॉल्व होगा, करेक्ट आंसर है। लास्ट द कैथोड इज ए स्टील वेसल्स यानी लाइनिंग ऑफ कार्बन। तो लाइनिंग कार्बन की लाइनिंग के साथ स्टील वेसल्स का यूज करने का मतलब क्या है कैथोड में, उसका मतलब है कि स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करना। तो लगभग ये भी आपका सही है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं स्टील की, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं कैथोड में, ठीक है ना। तो इसके जो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के, वो आपका ए भी सही होगा, एंड बी, सी एंड डी, चारों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट है। मतलब ये आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में देखेंगे, 10 में आपको दे रखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा उसको आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है SnCl2 डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको पता है कार्बन फैमिली का एलिमेंट है 10, ठीक है, Sn। आपको पता है कि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है लेड के साथ, इसलिए हमारा जो लेड है वो Pb+2 में ही आपका डिफाइन होता है, मेटल प्रॉपर्टी भी इसके पास होती हैं। लेकिन Sn है वो बच्चों +4 में आपका मूव करता है, बिल्कुल सही है। अभी उसी के बेस पे क्वेश्चन है कि SnCl2 डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इज एक्ट एज रेडिएशन एजेंट, क्या आंसर आपका सही होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपके SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना है आपका +2 है, तो ये बच्चों जाना चाहेगा +4 की तरफ, मतलब Sn+4 की तरफ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पर आप देखो ध्यान से, तो ये +2 से +4 की तरफ जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा।
तो मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन मतलब बेटा वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन चेक करो, SnO2 रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्या आपका ये ऑप्शन सही बैठेगा? तो इसमें आपको जो दिख रहा है SnO2 के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे, तो SnO2 की रिएक्शन ये कराई है क्लासरूम के अंदर मैंने। यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपका +4 है, स्टेबल आपका ऑक्साइड दिख रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं आपके एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शंस कराते हैं, तो यहाँ से आपका Sn के पास क्या होगा बच्चों, वेकेंट d ऑर्बिटल्स रहेंगे, एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से बच्चों ये क्या करता है, ये आपका मॉलिक्यूल्स K2SnOH6, बिल्कुल सही, मतलब ये 6OH को ये डिफाइन करेगा और बिल्कुल करेक्ट है, आपका K2SnOH6 में कन्वर्ट होता है, ये भी एनसीईआरटी का ही आपका स्टेटमेंट है, तो ये बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे इस सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl। तो PbCl2 के एक्शन जरा करके देखते हैं कि आपको ये आयंस मिलेंगे। तो देखो PbCl2 के साथ अगर यहाँ पे आपका HCl आएगा तो ये बच्चों फॉर्म कर लेता है PbCl4, चार्ज आपका -2। जरा यहाँ पे चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +2 है लेड का, है ना, लास्ट है ऑब्वियसली आपका +2 स्टेबल है। जरा यहाँ चेक करो तो ये 4, ये -4 जाएगा, उधर +4/2, मतलब ये भी आपको 2 मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट है। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन बोला है कि Pb +2 और Cl का n मिलेगा, तो यह आपका आंसर कैसा होगा, इनकरेक्ट। इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आपको नहीं मिलेगा, तो मतलब ये आपका सी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, Pb3O4 ये आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो ये बेटा किस फॉर्म में मिलता है, ये मिलता है PbO + PbO2 के अंदर। जब इसके सामने HNO3 आता है, तो ये क्लास में डिस्कस किया है मैंने, HNO3 बच्चों किससे रिएक्ट करेगा, जो अनस्टेबल होगा। यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन में बच्चों कितना है आपको दिख रहा है, कितना है आपका है, +4 है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है बिल्कुल, और यहाँ पे कितना आपका है, +2 है। तो अभी इसमें से क्वेश्चन यही है कि ये किस रिएक्शन बच्चों परफॉर्म करेगा, तो HNO3 बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करेगा PbO के साथ, राइट। तो बिल्कुल यहाँ से आपका करेगा, तो ये आपका फॉर्म कर लेगा, Pb के साथ जाएगा बच्चों ये NO3 ट्वाइस में, ठीक, और प्लस यहाँ से आपको मिलेगा वाटर, एंड PbO2 आपका हो जाएगा सेटल डाउन नीचे। बट इसमें तो आपका लिखा है कि एडॉक्स रिएक्शन, तो क्या एडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है, बट आंसर तो आपको मिल रहा है ठीक ठाक, लेकिन एडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इट इज नॉट ए एडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, जिससे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा A,B आपका करेक्ट होगा, बाकी आपको हो जाएंगे इनकरेक्ट, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको लास्ट जो डी ऑप्शन था उसमें रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा था, तो वहाँ से आपको पकड़ना था क्वेश्चन को, है ना, वो इनकरेक्ट दे रखा है। बाकी जो PbCl2 से HL की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये मॉलिक PbCl4 -2 मिलता है, इस तरीके से आंसर नहीं मिलेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 के अंदर बच्चों दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये चारों कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इसमें फिर है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट आपको चूज करना है, और पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ वेसिसिटी इज लाइक दिस दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, स्टेरिक, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में मतलब बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में प्रॉपरली आपको देखने को मिल रहा है, तो हो क्या रहा है वो समझोगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से ध्यान से ये देखो कि आपका जो पहला मॉलिक्यूल्स है, इसके पास N के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास, ये अंदर मूव करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ देखो इसके पास लोन पेयर, ये भी अंदर मूव करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, और इसके पास आपको यहाँ पे लोन पेयर, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इसके पास जो लोन पेयर हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसके अंदर, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे काम करेगा SIR इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिटर रेजोनेंस, तो यहाँ पे ऐसे इफेक्ट काम करेगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो आपका अंदर मूव नहीं करेगा। ध्यान रखना है, मैंने आपको डिस्कस किया है SIR और SIP, स्टीरिक इनहिबिटर प्रोटोनेशन, ये भी डिस्कस किया है मैंने, और SIR इफेक्ट भी डिस्कस किया है। तो SIR से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो ये आपका जो फोर्थ है यहाँ पे SIR काम करेगा, थर्ड में SIR आपका काम नहीं करेगा, ठीक है ना। वहाँ पे बल्किनेस आपके नाइट्रोजन के पास है, मिनिमम है। तो अब इसके बाद वहाँ पे देना है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, मतलब KB का सीक्वेंस क्या होगा वो बात करना है। तो देखो बच्चों क्या होगा,
सबसे अधिक बच्चों कौन सा होगा बेसिक, ऑब्वियसली जिस व्हाट इज द बेसिक मतलब मैक्सिमम बेसिक कौन सा होगा, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स बच्चों कैसा होगा मैक्सिमम। तो देखो फोर्थ मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको देखो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स बच्चों मैक्सिमम होगी। तो दैट्स वाई आपका जो 4 होगा उसकी केबी वैल्यू सबसे अधिक हो जाएगी। फिर कौन सा आएगा, फिर आपका आ जाएगा, इसमें देखो नाइट्रो पार्ट का भी गेम हो रहा है। नाइट्रो क्या कर रहा है, ये बच्चों -m की तरीके से एक्ट करेगा, है ना, कहीं ना कहीं लोन पेयर्स को विड्रॉ कर लेगा और ठीक है एसटी कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट और सेकंड में देखो, सेकंड के अंदर देखो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियसली कि आपका जो बेसिक आना चाहिए वो सेकंड आना चाहिए, इसके बाद फोर्थ के बाद सेकंड आएगा, फिर कौन सा आना चाहिए, फिर ऑब्वियसली फर्स्ट आएगा और सबसे लिस्ट आपका आएगा थर्ड बिकॉज ऑफ नाइट्रो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज सीक्वेंस ऑफ केबी। क्या केबी आपको यही दे रखा है, नहीं दे रखा है, केबी में इस तरीके से, मतलब ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर, फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ये वाला है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, दोनों में से किसका डिफरेंस बच्चों, ये जो सीक्वेंस लिखा है मैंने वो आपके बेसिक कैरेक्टर का सीक्वेंस लिखा है, आप ऐसे मान लो मोस्ट बेसिक कौन सा है फोर्थ, तो सबसे अधिक डिफरेंस किसके बीच में होगा बच्चों, फोर्थ एंड थर्ड के बीच में डिफरेंस अधिक होना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर, भाई फर्स्ट एंड सेकंड में तो कम होगा ना, अधिक कम होगा, इसलिए बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड, थर्ड में रेजोनेंस अधिक हो रहा है क्या, थर्ड में रेजोनेंस बिल्कुल अधिक होगा, क्यों, नाइट्रो बच्चों बिल्कुल लॉन पर अंदर जाएगा, नाइट्रो जो नाइट्रो ग्रुप है -m की तरह से एक्ट करेंगे, बेंजीनिक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट कैसा होगा, थर्ड में आपका अधिक होगा एज कम्पेयर टू फोर्थ, फोर्थ में तो ऐसा ही काम का रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन थर्ड, स्टेरिक इफेक्ट मतलब ऐसा ही यार, बिल्कुल सही है, क्या 4 आपका मोर बेसिक है, बिल्कुल सही, तो सी एंड डी आर करेक्ट। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी एंड डी आपका करेक्ट होगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये हम लोगों ने क्लास नोट्स में डिस्कस किया है, ठीक है, इस तरीके से इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाहर का नहीं है और मॉलिक्यूल्स ही बना आपके बाहर के नहीं है, ठीक है, ये तो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड पी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको मान सकते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी रिएजेंट गिवन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे आपको एक्स रिएजेंट केमोनोफोर और फिर आपको डिहाइड्रेशन और ये ऑप्ली एक्टिव एसिड के बारे में बोला जा रहा है ना, यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन आपका यहाँ पे ये डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब पैडियम के साथ हाइड्रोजन ले रहे हैं, बिल्कुल आपका अनसैचुरेशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये भी देखो मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आ रहा है, तो मतलब ठीक ठाक है, रिएजेंट आपको सबको समझ में आ रहे हैं, बस बाकी क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन को प्रोसीड करना होगा, ठीक है ना। तो फॉलो करते हैं और देखते हैं आंसर आपका क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी, तो पी से, पी में आपको गिवन है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वहाँ से क्या करते हैं इसका डी निकाल पाएंगे और वहाँ से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो पी गिवन है C9H12 और आपको दे रखा है C9H12, इसके साथ PD दे रखा है और फिर आपको यहाँ पे कार्बन दे रखा है। यहाँ पे बहुत बार आपको कोइनॉल करके फिर H2 भी ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं इसको जनरली, ठीक है, यहाँ से अनसैचुरेशन आपका फिनिश हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। वो DU के बेस पर अगर मैं इसका बनाऊंगा स्ट्रक्चर, तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा पी। एक तो आपका डेफिनेटली रिंग होगा क्योंकि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है और यहाँ से एंट आपको मिल रही है 1 2 3 4, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से 1 2 एंड 3, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो चेक करो 1 2 3 4 और आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको इस तरीके से हो जाए क्योंकि आपको मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे NaNH2, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया, NaNH2 को अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ से आपका जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें क्या आपको चेंज दिखेगा, पी के साथ आपका पहले पैलेडियम का अगर आप देख सकते हो तो पैलेडियम का आपका अनसैचुरेशन फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से आपका जो क्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा बिकॉज डिहाइड्रेशन होगा तो डबल बॉन्ड वाला पार्ट आपका ब्रेक कर जाएगा, तो ब्रेक करने से ये मॉलिक्यूल्स जाएगा आपका इस तरीके से, देखोगे ध्यान से लाइक दिस, यहाँ पे आपका COOH, ये भी आपका COOH हो जाएगा दोनों एसिड पार्ट, और बाकी यहाँ से आपका ये COOH चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको ये Q देखने को मिलेगा। और इसके साथ अगर मैं
ये जो आपको दे रखा है ना केमोनोफोर के साथ, आपको ये जो एक्स एक्स मतलब यहाँ से आपको जो देखने को मिलेगा वो जो रिजेंट होगा वो बिल्कुल सही है आपका। एक्स आपका यही होगा। पेरिडियम के साथ कार्बन यहाँ पर कोनोल एन H2, ये तो आपका ठीक है। उसी का रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड में, ठीक है। और फिर आपका यहाँ से पेरिडियम के साथ अगर देखेंगे तो आर आपका यहाँ से क्या बना चाहिए, इसमें आपकी C6H5COCH3 दे रखा है, ठीक है। तो इसकी भी रिएक्शंस आपकी प्रोसीड होगी। ये एक्चुअली में दे रखा है C6H5C डबल बॉन्ड O एन आपका CH3, ठीक है। तो इसमें पहले आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा इस तरीके से, ये ध्यान देना यहाँ से, और इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ से ये वाला जो वो पार्ट यहाँ से आपका ये अटैक करेगा, तो अटैक करने से ये आपका एक्सपांड कर जाएगा और ये चला जाएगा इस तरीके से। ध्यान दो, इस कार्बन से यहाँ से आपका ये ट्रिपल बॉन्ड, देन ये कार्बन, यहाँ से आपका CH2, नाउ दिस इज़ दी फिनाइल, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से पार्ट आपका यहाँ पे आपका ये मिलेगा, दिस इज़ द R, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक्चुअली ये जो रिएक्शन है बहुत थोड़ी सी मान सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है बट मोर देन एवरेज मान सकते हैं। इसमें कोई रिजेंट आपको एक्स भी नहीं दे रखा था, उसके बेस पे आइडिया आपको पूरा कंप्लीट करना था। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो कौन कौन सा होगा वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो ज़रा चेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पे कौन कौन से यहाँ पे होना चाहिए। एक तो बी तो मैंने पहले फिक्स कर दिया था, बी तो आपका ये होगा पेरिडियम के साथ कार्बन एंड क्विनोल, ठीक है। बाकी आपका लिखा है ए में पी बनाया आपको इस तरीके से, हाँ। तो पी आपका ये ट्रिपली बॉन्डेड आपका इस तरीके से डिफाइन किया गया है ऊपर, नहीं इसमें आपका 1 2 3, ठीक है ना। 1 सेकेंड, पी में आपका ये मॉलिक्यूल्स डिफाइन किया गया है एक्स, 1 सेकेंड, पी, ठीक है। पी तो आपका यही था 1 2 एंड 3 ट्रिपल बॉन्ड। 1 सेकेंड, इसमें टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सही है। इसमें कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन होगा वो नहीं रहेगा, बी ऑप्शन आपका होगा। अब आते हैं सी ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन बोला गया कि पी आपका इस तरीके से होगा 1 सेकेंड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आपका बिल्कुल इससे अटैच ही रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड देखें बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड और आपका ये जो आपकी ब्रांचिंग है वो सही पोजीशन पे, तो आपका ये सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन में आर जो बना है, आर एक्चुअली हमारा ये बनेगा, ये लास्ट में को है ना, यहाँ पे ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी आपका यहाँ से डबल बॉन्ड CH2 और आपका ये फिनाइल। बट यहाँ पे जो एक कार्बन आपका और यहाँ से मिस किया है, मतलब आपका डी भी नहीं होगा, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा B, C इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में 13 की तरफ चलते हैं। 13 में आपको दे रखा है इस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 कैपिटल M weak base B is titrated with 0.1 capital M of a strong acid HA. The variation of pH of the solution with the volume of HA added in shown figure below. What is the pKb of the base? The neutralization reaction आपको ये दे रखी है। यहाँ पे आपका pKb का मतलब हो गया आपका POH का इक्वेशन लगाते हैं, तो POH इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका pKb प्लस लॉग, ऊपर आपका आता है सॉल्ट और नीचे आपको मिलेगा बेस। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बफर की तरफ कुछ आपको मूव कर रहा है। क्यों, अब देखो यहाँ पे बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.1 कैपिटल स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर इसमें बोला है वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन विद वॉल्यूम ऑफ एच एडेड टू सॉल्यूशन फिगर। व्हाट इज द पीकेबी, मतलब इक्विलिब्रियम को भी दिखाने का, व्हाट इज द पीकेबी ऑफ द बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको ये दे रखी है। तो ये एक्चुअली बफर के लिए इसलिए आपको क्वेश्चन लगा दिया मैंने, POH इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। वीक बेस है, बेस को लेकर हम डिफाइन करेंगे, बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो आएगा ही नहीं, तो सॉल्ट डिवाइड बाई बेस आपका होगा। अब यहाँ से जरा ग्राफ को जरा चेक करो, तो ग्राफ को चेक करोगे तो यहाँ से आपको जो एक कांस्टेंट मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, पीएच में आप देखोगे तो ये आपका यहाँ तो देखो, यहाँ तो वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ भी फर्दर वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जा रही है, और ये एक जो पॉइंट है यहाँ देखो, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट अगर अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 11 मिलेगा, इस तरफ आपको यहाँ 11 मिलेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट ये आपका जाएगा अराउंड 3 के अराउंड, है ना।
तो इसमें क्या है, इसमें आपको पीएच की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है। तो पीएच से आप पीएच प्लस पीओच आपका क्या आपका यहाँ पे रहेगा, दैट इज़ 14। तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपको पीएच की वैल्यू यहाँ पे कितनी, आप 11 डिफाइन हो रही ना, तो पीओएच आप यहाँ से निकाल पाओगे। ठीक है ना, पहली चीज़ पीओएच निकल के आ जाएगा क्योंकि पीएच आपको पता है। फिर इसके बाद आपको पीके भी निकालना है। ठीक है, लॉग सॉल्ट बाई बेस। अब सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन आपको देखना है। तो सोल्यूशन ऑफ 0. बीक बेस आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, यहाँ पे किसका, बेस का दे रखा है। फिर सॉल्ट की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एच ए मतलब ये एसिड का दे रखा है ना। यहाँ पे कितना आपका आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, और ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या है, स्टैंडर्ड विद 0. स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ विद द वॉल्यूम, तो यहाँ से आपको एसिड प्लस फेस, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट का भी आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी आपको मिल गया है एसिड से, क्योंकि बेस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी आपको पता ही है। पीएच से आपने पीओच निकाल दिया, तो पीकेबी की वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज अराउंड आपका 3 आपकी निकल के आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका होगा 3। वैसे ग्राफ की हेल्प से भी आप देख सकते हैं, तो 3 इसका आंसर निकल के आपका आता है। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 आपका ये भी आसान क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में देखेंगे तो दे रखा है आपको, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी 24 डिग्री से रूम टेम्परेचर पे। टू सच सॉल्यूशन विद 0.25 एंड 0.50 मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए है टोटल वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन चैप्टर का है 0.3 एंड 0.4 बार। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इन वॉर। तो यहाँ टोटल प्रेशर यहाँ पे पीटी लगा दो, तो पीटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के साथ बच्चों एक्स इंटू प्योर में पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ये क्वेश्चन मिली। अब इसके साथ देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 0.4 दे रखा है और बी के साथ। तो पहले इक्वेशन बना लो, यहाँ से मिलेगी 0.3 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1/4 हो जाएगी इंटू पी ए नॉट, और प्लस एक्स भी कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा इंटू पी बी नॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। जब आपका टोटल प्रेशर पी टी 0.4 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0.4 इज इक्वल टू ये 1/2 पी ए नॉट, यहाँ से भी आपको मिलेगी ये 1/2 पी बी नॉट। ठीक है, मोल्स आपको दे रखे हैं। यस, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो तो पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ से आपका जो पी ए नॉट निकल के आता है वो आता है 0.6 वॉर। ठीक है, और पी बी नॉट ये आपका निकल के आता है 0.2 वॉर। ठीक, ये वैल्यू निकल के आ जाती है। अच्छा, फिर इसमें व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, है ना। तो पी ए नॉट और पी बी नॉट आ गया। ठीक, पी टी आपको पता ही है। ठीक है ना, तो फिर वहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे हम आंसर इसका निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो क्या होगा, इसका जो आपका फाइनल आंसर निकल के आता है दैट इज 0.20। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आता है। तो देखो बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से फॉलो करना है और बाद में आपको प्योर जो लिक्विड बी है मतलब आपको पी बी नॉट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू जब आपको पता चल के उसको रख देना और पी बी नॉट की वैल्यू आपको प्योर स्टेट में निकल के आपकी आ जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे ध्यान से। The figure below is the plot of potential energy versus internuclear distance d of H2 molecules in the electronic ground state. What is the value of net potential energy E naught as indicated in the figure in kilojoule per mole for d is equal to d naught at which the electron repulsion and the nucleus repulsion energies are absent as a difference. The potential energy of hydrogen atom is taken as 0 when it is electron and nucleus are infinity as part. तो एवोगाड्रो नंबर को आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से है। और यहाँ से एक्चुअली जो रिलेशन आपको समझना है, पोटेंशियल एनर्जी मेरे को समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो यहाँ फॉर्मूला होगा वो होगा K Q1 बिकॉज दो हाइड्रोजन है इस तरीके से, ये Q1 ये Q2 लो आप, K डिवाइड बाई नीचे आपका R। ठीक है, और इससे हम लोग पहले निकालेंगे U1, ये आपका K कितना 9 × 10 की पावर कितना 9 होगा ना। यस,
और ये आपका Q1 Q2 मतलब स्क्वायर कर देंगे सीधा इसका, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे आर की बात करेंगे तो आर कितना होगा, ये हाइड्रोजन एटम को लेके बात करी जा रही है, तो ये हो जाता है 0.53 इंटू 10⁻⁻10। ये पूरी वैल्यू आपकी जूल में डिफाइन हो जाएगी। ठीक, फिर इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 इंटू U1 मैंने एक के लिए निकाला है, अरे 1 के लिए निकाला है पोटेंशियल, तो 2 के लिए आपका ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू U1, और मोल्स में अगर लेके एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू देख तो इंटू आपका N है। ठीक है, बस ये जो वैल्यू निकल के आ रही है उसमें U1 रखो, Na की वैल्यू पुट करो और आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये जो रिजल्टेंट आंसर निकल के आता है वो आता है समथिंग आपका 55 to 46.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो दिस इज आंसर। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लंबा थोड़ा दे रखा है, बट आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी जा रही है, एक की निकालोगे, दो के निकालने के लिए ऐसा एवोगाड्रो नंबर का यूज करो तो आपको मोल्स में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 बच्चों दे रखा है, कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम P टू Q गिव्स ऑन फ्लो, और इसमें द ओवरऑल यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट Q from P is 75%. What is the amount of in gram of Q obtained from 9.3 ml of P? Use density of P. आपको ये मोलर मास कार्बन के लिए आपको बाकी सभी दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में देखो आपको जो पूछा गया अमाउंट ऑफ व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ Q ऑब्टेन्ड, ठीक है, और P की वैल्यू देखी है 9.3 ml। क्वेश्चन आसान है, देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें एक्चुअली जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्स्ट रीजेंट, सेकेंड और थर्ड। जब फर्स्ट एजेंट की बात करेंगे तो बच्चों एरोमेटिक अमाइन आपको दे रखा है, और यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आपका आएगा, आप निकाल पाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आता है आपका 93। ठीक है, इसके लिए फिर यहाँ पे NaNH2 की रिएक्शन है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये कुछ इस तरीके से, ये एरोमेटिक पार्ट बेंजीन, और यहाँ से आपको मिलेगा N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल होल दी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोनियम। और फिर इसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट में दे रखा है ये मॉलिक्यूल, इसके साथ रिएक्शन आपको परफॉर्म करानी है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये जो पार्ट है नाइट्रोनियम, ये तो आपको पता है N2 की गैस की फेज में आपका बाहर चला जाएगा, यहाँ तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, और इसके पहले यहाँ से आपका ये हाइड्रोक्सी पार्ट है, ठीक है ना, तो ये भी आपका ज्वाइन करेगा, बट N2 बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि NaOH के साथ आपको बेसिक मीडियम का साथ रखा ना OH। तो यहाँ से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तरीके से काम करेगा। NaOH आपका यहाँ पे बेस है, वो H को लेके बाहर चला जाएगा यहाँ से, है ना, हाइड्रोक्सी, तो आपका वाटर बाहर चला जाएगा, ये आपको मिलेगा O-, यहाँ से O- मिलेगा, O- अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ठीक है, ये आपको मिलेगा इस तरीके से, एक एरोमेटिक पार्ट ये हो गया, दूसरा एरोमेटिक पार्ट यहाँ पे ये हो गया, दो हो गए ना, और इसके बाद यहाँ से इस N से N डबल बॉन्ड N हो जाएगा। नाउ दिस इज PH फिनाइल पार्ट, ये वाला आपको यहाँ पे अटैक कर देगा, बाकी ये तो रहेगा आपका O-। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, ये थर्ड में आपको दे रखा है एसिटिक एसिड के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दे रखा है। तो ये बच्चों क्या करेगा, जो आपका O- है उस पर जाकर H+ अटैक कर देगा, सिर्फ यहाँ से H+ आपका आएगा वो अटैक करेगा, तो ये फिर आपको मिल जाएगा इस तरीके से बेंजीन एंड फर्दर एरोमेटिक पार्ट, यहाँ से रहेगा आपका N डबल बॉन्ड N, नाउ दिस इज फिनाइल, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से OH, ये पूरा आपको मिलेगा। और यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी समझना जरूरी है क्योंकि आपको मोल्स वगैरह निकालने हैं, तो ये आपका हो जाएगा 248। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद ये तो आपको मिल गया। अब क्वेश्चन है कि आपका जो एनलिन आपको दे रखा था P, जो एनलिन था उसका जो मॉलिक्यूलर एक्चुअली उसमें कुछ ग्राम वगैरह दे रखा है, हाँ दे रखा है, देखो इसमें आपको दे रखा था यील्ड मेजर प्रोडक्ट Q फ्रॉम P 75, व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ Q ऑब्टेन फ्रॉम 9.3 ml ऑफ 9.3 ml ऑफ P। ठीक है, डेंसिटी वगैरह आपको ये दे रखी है, तो डेंसिटी दे रखी है ml दे रखा है, तो डेंसिटी ml से हम लोग क्या इसका मास निकाल सकते हैं, अरे डेंसिटी ml से मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है, इसकी 1 दे रखी है, तो इसके अगर ग्राम की बात करें 9.3 ग्राम हो जाएगा, है ना, 9.3 ml से, बिल्कुल सही। तो यहाँ से इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपकी एनलिन का, वो आपका हो जाएगा 9.3 ग्राम, ये क्वेश्चन में आपको लिया गया है। ठीक है, अच्छा ये किसका है, C6H5NH2 का, एनलिन का। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आपको इसके मोल्स, तो मोल्स की बात करेंगे
तो मोल्स आपका आ जाएगा 9.3, इसका मास था 93, डिवाइड बाई 93 कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका 0.1 मोल। 0.1 मोल आपको मिल गया, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, फिर इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आपके मोल्स कितने कितने आपको मिलेंगे, तो वो आपको मिल जाएगा 0.1 इंटू परसेंटेज ऊपर दे रखा है 75% यहाँ पे, तो 75 डिवाइड बाई 100, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.075 मोल्स। 0.075 मोल्स आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आपको मास में कन्वर्ट करना है, तो मास के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो टोटल मास था 248, तो 248 के साथ आपको जो निकला मोल्स है मोल्स आ रहा है 0.075, इसका मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपका फिर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी अराउंड आपको मिल जाएगी 18.66 समथिंग, ठीक है, ये आपको ग्राम में देखने को मिलेगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो पहले रिएक्शन को पूरा करना है, रिएक्शन को पूरा करने के बाद आपको इसकी जो गिवन डेंसिटी है और आपका जो वॉल्यूम है उससे आपको मास निकालना है, फिर उस मास से आपको मोल्स निकालने हैं एनलीन के, फिर इस मोल्स के साथ फाइनल प्रोडक्ट की तरफ मूव करना है, क्योंकि आपको देखा है ना कि जो क्यू है मेजर प्रोडक्ट क्यू फ्रॉम पी 75%, तो जो मोल्स आपका आ रहा है 0.1 मोल्स उसका 75% निकाल लेना, मोल्स आ गया लास्ट प्रोडक्ट के लिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप है 248, फिर वहाँ से मास निकल जाएगा, उसका मल्टीप्लाई मोल से करेंगे 0.075 का 248 का आंसर आपको 18.66। ये सिंपल सा क्वेश्चन था इस तरीके से आपका, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन में टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैसेटराइट by the reduction of coke using the data given below in the determine the minimum temperature in Kelvin at which the reduction of cassiterite by coke would take place। ठीक है, यहाँ पे आपको 28 केल्विन पे दे रखा है डेल्टा HF नॉट हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये आपको SnO2 सॉलिड आपका ये वैल्यू दे रखी है, डेल्टा HF नॉट CO2 के लिए दे रखा है। तो कहीं ना कहीं पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि डाटा इस तरीके से गिवन है, थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन लगभग आपका थर्मोकेमिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर सकते हो। डाटा के में तो पहले रिएक्शन लिख लो, इसकी रिएक्शन क्या होगी, SnO2 प्लस कोक कार्बन, यहाँ से आपको मिल जाएगा Sn प्लस आपको मिल जाएगा CO2, ठीक है। अच्छा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों, यहाँ से 0 से आपका +4 में चेंज हो गया, ठीक है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है बच्चों कोक यहाँ पे, तो यहाँ से Sn आपका बाहर आ गया। अभी इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा H0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होगा, ये आप जो रिएक्शन के बेस पे माइनस, यहाँ देखो आपको इधर रखा ना CO2 इधर, तो ये तो आपका Sn तो यहाँ पे सॉलिड होगा, तो ये -394 माइनस ब्रैकेट में फिर यहाँ से आपको कितना है SnO2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस में दे रखी है 581, जिसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये 187 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी आगे स्टैंडर्ड केस में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा S0 के ऊपर, एंट्रोपी चेंज, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 52 फॉर द Sn, माइनस मतलब यहाँ पे आपका ये प्लस रहेगा, ये 210, और ये आपका हो जाएगा कितना, और इसमें बाकी भी है ना 56 मतलब ये तो आपके माइनस में जाएंगे, तो ये माइनस में जाएगा 56, माइनस में आएगा ये 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 200, ठीक है, इसकी एंट्रोपी आ गई। तो डेल्टा H0 आ गया, डेल्टा S0 आ गया। अभी डेल्टा Z0 की तरफ मूव करेंगे, तो डेल्टा Z0 देखो ये रिलेशन आपको लेना है, यहाँ पे डेल्टा H0 भी हो, डेल्टा S0 भी, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, बस इसको आप लगा दो, तो यहाँ पे देखो डेल्टा Z0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है, फिजिबिलिटी को लेके। अच्छा, फिर इसमें क्या होगा, आपकी इसकी वैल्यू आपकी किलो जूल है ना, जूल में चेंज कर सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगी 187 हो जाएगा, माइनस T इंटू डेल्टा S0 200, यहाँ से आपकी T की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और T की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 935 केल्विन की समथिंग, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, वही आपसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप देख सकते हो। एज्यूम द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तो वो आपको जो डाटा है ना किस टेम्परेचर का ना, डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर, तो आंसर बेटा क्या होगा, ये आपका 935 केल्विन आपका टेम्परेचर। तो पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, डेल्टा H0 निकालना था, डेल्टा S0 ये निकालने के तरीका आपको मैं सब क्वेश्चन में आपको पहले ही करा चुका हूँ, बहुत सिंपल तरीके निकाल दिया आपने। फिर उसका डेल्टा Z0 का रिलेशन लो, जहाँ पे डेल्टा H0 डेल्टा S0 दोनों हो, बहुत क्वेश्चन किए इसके ऊपर, तो बाकी आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में आपको जो दे रखा है
क्वेश्चन में एसिडिफाइड सॉल्यूशन है 0.1 कैपिटल एम Zn+2 इज सैचुरेटेड विद 0.1 कैपिटल एम H2S। ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम का है। व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द पीपीटी प्रेसिपिटेशन, है ना, सॉल्युबिलिटी और प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था मैं। तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन को लेके तो पीपीटी के बस सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सब डिस्कस किए थे, वहाँ से क्वेश्चन है। केएसपी आपको Zn का दे रखा है ये वैल्यू, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन आसान है, क्या करना है, पहले जिंक सल्फाइड जो आपको दे रखा है उसको आपको ध्यान से देख लो। इसके लिए ये हो गया Zn2+, यहाँ से सल्फर पे -2 चार्ज लेस देन इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका कितना 1.25 इंटू 10 की पावर -22। ठीक है, ये पीपीटी को लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो फिर इसमें नेक्स्ट कंडीशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें सल्फर सल्फाइड के लिए निकालना है तो यहाँ से हम निकालेंगे ये 10 की पावर -21 इज इक्वल टू H+, इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये सल्फर इस पर -2 डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा H2S। तो यहाँ से आप यहाँ सल्फाइड निकाल सकते हो, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। तो पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -21 इंटू यहाँ से आपका H2S, नीचे आपका हो जाएगा H+ इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर -22 हो गया। फिर यहाँ से आपको ये H+ आपको निकाल देना है, तो H+ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1/5 का मतलब ये 0.2 कैपिटल है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें आपसे पूछा हुआ गया व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो आंसर इज 0.2 कैपिटल है। ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन पेपर नंबर 2 दोनों आपके फिनिश हो चुके हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैं आपको बताऊँ तो जो मैं क्लासरूम में टीच किया हूँ उसके अराउंड तो आपका 70% पार्ट ऐसा है जो हमारी क्लास नोट्स से ही हुआ है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता था। ठीक है, तो ध्यान दो, बाकी आप चीज़ों को एक बार रिपीट करके देखो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।